हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रमोद कुमार आप सभी का राजधानी कोचिंग संस्थान अशोक राजपथ पटना में स्वागत है। यह कोचिंग संस्थान पटना यूनिवर्सिटी के अपोजिट 6061 नंबर पिलर के पास स्थित है। तो बच्चों, आनुवांशिकी और उद्विकास में कल हमने 40 क्वेश्चन किया था। आज वही से आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या सही है? तो टर्नर सिंड्रोम का लक्षण नारियों में, नारी मतलब महिलाओं में पाया जाता है। इसमें कितना गुणसूत्र होता है? 45। और इसमें गुणसूत्र की कितना संख्या होती है? 44 प्लस एक्स, एक एक्स होता है। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे समान जीवन जी सकते हैं, ये भी सही है। इसमें गुणसूत्र होता है 47। क्लेनेफिल्टर्स का लक्षण पुरुषों में पाया जाता है, यह भी सही है। इसमें गुणसूत्र होता है 47, यानी 44 प्लस एक्स एक्स वाई। क्लेनेफिल्टर में कुछ लक्षण महिलाओं के मिलते जुलते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसजेंडर बोलते हैं, थर्ड जेंडर बोलते हैं, या लोकल भाषा में जिसको हीरा बोलते हैं। रोड पर ढोल बजाते, गाना गाते चलते, यही है। तो इनमें से सब क्या है? सही है। सब क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंट। तो डीएनए फिंगरप्रिंट का खोज कौन किए थे? एलेक जेफरेज के द्वारा किया गया। ठीक है, ये इंग्लैंड में किया गया 1984 में, और इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। और 1984 में ही इनको मर्डर केस भी सुलझा दिया गया। तो इसका काम क्या है? तो अपराधियों का पहचान करने में सही है। संदिग्ध माता पिता, खोए माता पिता का पहचान करने में यह भी सही है। मृत व्यक्तियों के नजदीकी संबंध जानने में यह भी सही है। या संपत्ति विवाद के निपटारा में, मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा संपत्ति है और उनको कोई बच्चा नहीं है, बाद में हम दावा करने लगे कि हम ही उनके बच्चे हैं, तब क्या होगा? तो ये होगा। तो ये सब है। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रारंभिक विकास किसके द्वारा किया गया? तो किनके द्वारा किया गया अभी बताए हैं? एलेक जेफरीज के द्वारा। लालजी सिंह डीएनए फिंगरप्रिंट को कहां लाए? भारत में लाए। पहला भारतीय थे जो डीएनए फिंगरप्रिंट लेके आए। हरगोविंद खुराना क्या किए हैं? जेनेटिक कोड का खोज किए। कब? 1968 में। और इसके लिए 1968 में ही नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट लाने का श्रेय जाता है लालजी सिंह को। भारत में लाने का श्रेय गया लालजी सिंह को, इन्होंने भारत में लाया, अभी इस दुनिया में नहीं है। और एलेक जेफरीज के द्वारा खोजा गया। ठीक है। डीएनए में कौन नाइट्रोजन क्षार है? तो एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन। सही है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है भाई। तो ये ए ही लगेगा, आगे पीछे से मतलब नहीं है, क्योंकि बी रिपीट हो गया है। तो ये नंबर यहां पर खाली किया एडेनिन, तो एडेनिन। ठीक है। इंग्लिश सबका सेम है। और एडेनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, थाइमिन। आरएनए में क्या होता है? आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एवं यूरासिल। थाइमिन जो है यह आरएनए में नहीं होता है, आरएनए में नहीं होता है। और यूरासिल के, थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? यूरासिल। तो ये जुड़ेगा कैसे? तो ये जुड़ता है ए डबल बॉन्ड टी, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड,
और साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, लेकिन ये तो डीएनए में जुड़ता है, लेकिन ये डीएनए का है, डीएनए का। और आरएनए में क्या हो जाएगा, ए डबल बॉन्ड यू एडेनिन यूरासिल के साथ और साइटोसिन गुआनिन के साथ। बात बराबर। ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए के एक चक्कर के लिए भाई, अब देखो डीएनए में इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये यहां से यहां तक की दूरी को बोलते हैं टर्न, और एक टर्न की लंबाई होता है 34 एंगस्ट्रम या 3.4 एनएम। एनएम का मतलब होता है नैनोमीटर, और इसका एंगस्ट्रम लंबाई होता है, ये व्यास होता है 20 एंगस्ट्रम या 2 नैनोमीटर। तो कितना हो गया इसका, 34 एंगस्ट्रम डी नंबर। कितना हो गया, 34 एंगस्ट्रम डी नंबर होता है। जंपिंग जीन की खोज कल बताए थे, जंपिंग जीन की खोज बारबेरा मैकक्लिंटन के द्वारा किया गया, और ब्रिडिलम टैटम जो है 1 जीन 1 एंजाइम, हिंदी इसका होगा 1 जीन 1 एंजाइम का कंसेप्ट इन्होंने दिया है। ठीक है। और बारबेरा जंपिंग जीन कहाँ किसमें खोजा, कौन सा पौधे में, मक्का में। किसमें, जंपिंग जीन का मतलब होता है जीन जो है जंप करके अपना स्थान बदलते हैं, जंप करके। एलोसोम, अब देखो मनुष्य में कितना होता है, 46 गुणसूत्र होता है। 46 को 2 भाग में हम लोग बांटेंगे, 44 गुणसूत्र और इधर हो गया 2 गुणसूत्र। इस 44 को हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम यह क्या करेगा, शरीर का निर्माण, और ये 2 गुणसूत्र को बोलते हैं एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम। हिंदी इसका होगा लिंग गुणसूत्र। सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र, यह क्या करेगा, लिंग का निर्धारण करता है, लिंग का निर्धारण, यानी मेल होगा कि फीमेल। तो ये 44 क्या करेगा, ऑटोसोम शरीर का निर्माण करेगा, और ये 2 गुणसूत्र एलोसोम उसको बोलते हैं, या सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं, या लिंग का निर्धारण करेगा कि मेल होगा कि फीमेल। तो एलोसोम में क्या होता है, तो ये लिंग गुणसूत्र होता है। क्या होता है, लिंग गुणसूत्र। कोशिकांग क्या हो गया, कोशिका का अंग, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लांट हार्मोन कितने हो गए, ये 7 होते हैं। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजेन, ट्राउमेटिन और एब्सिसिक एसिड, और लास्ट में एथिलीन। ये 7 वो प्लांट हार्मोन है। ठीक है। मनुष्य में लाल हरी वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, लाल और हरा रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। सबसे पहले यह रोग किसमें देखा गया, डाल्टन में। डाल्टन
इसलिए इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? डाल्टोनिज्म के भी नाम से जाना जाता है, और प्रोटोनोपिया और ड्यूटेरानोपिया भी जाना जाता है, ये और भी दोनों, यानी डाल्टोनिज्म भी बोलते हैं, प्रोटानोपिया और ड्यूटेरानोपिया भी बोलते हैं, तो ये और बी दोनों हो गया। मार्फेन सिंड्रोम कुछ नहीं होता है। तो कलर ब्लाइंड, और कलर ब्लाइंड के व्यक्ति को लाल और हरा रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। और रेलवे के बहुत सारे पोस्ट में आपको ये नहीं नौकरी लगेगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, और इन्होंने एक बुक लिखा है फिलोसॉफिक जूलॉजिक। इसका प्रकाशन हुआ था 1809 ईस्वी में। रॉबर्ट डार्विन नहीं होते, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने एक किताब लिखा है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। इसका प्रकाशन हुआ था 1859 ईस्वी में। लुईस पास्चर ने क्या खोजा भाई? रेबीज का टीका, रेबीज का टीका और दूध में पास्चुराइजेशन, रेबीज का टीका और दूध में पास्चुराइजेशन इन्होंने खोजा था, ठीक है। लेमार्क के क्रम विकास का सिद्धांत किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? अभी बताए, फिलोसॉफिक जूलॉजिक। ओरिजिन ऑफ लाइफ को लिखे A.I. ओपेरिन, और द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन। लाइफ और स्पीसीज में अंतर है। लेमार्क का मूल सिद्धांत है, क्या भाई है? तो लेमार्क का सिद्धांत है उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ये 1 नंबर और ये 2 नंबर ये दिए हैं चार्ल्स डार्विन। बी नंबर है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, और एक और सी नंबर दिए चार्ल्स डार्विन का दिया हुआ है। जीवों के आपस में संघर्ष होने का क्या कारण है? तो जीवों को आपस में संघर्ष होने का, प्रजनन तेज होना, ठीक है। प्रजनन तेज होगा, भोजन कम होगा, सीमित होना, भोजन की उपलब्धता सीमित होना, ये भी सही है। आवास के लिए जगह का सीमित होना, ये भी सही है। जब ज्यादा प्रजनन होगा तब भोजन और आवास की कमी होबे करेगी, तो जीवों में संघर्ष होगा, और जब संघर्ष होगा तो जो जीव बचेगा, जैसे देखो वैकेंसी निकलता है, तब वैकेंसी जब निकलता है तो उसमें कितना सीट होता है? कम होता है। स्टूडेंट कितना भरते हैं? लाखों लाख में। तो खूब पढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे, तब ना नौकरी लगेगा। वही चीज समझिए यहाँ पर। तो ये सब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत में नहीं है? तो प्राकृतिक चयन सिद्धांत में कौन नहीं है? तो ये सी नंबर, अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग, ठीक है। ये लेमार्क के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, लेमार्क के द्वारा दिया गया। बाकी योग्यतम की उत्तरजीविता, अस्तित्व के लिए संघर्ष, प्रजनन दर तेज, ये सब डार्विन का दिया हुआ है।
जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिए हैं? डार्विन। ह्यूगो डी ब्रिज क्या किए हैं? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए। ओपरिन किताब लिखे हैं द ओरिजिन ऑफ लाइफ। लेमार्क अभी बताए फिलोसफी जूलॉजिक। हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेमार्क से संबंधित नहीं है? ध्यान देना है, लेमार्क से कौन संबंधित नहीं है? तो जीवन के अंदर की शक्ति शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि करती है, सही है। परिवर्तित वातावरण का जंतुओं पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है और इससे नई आवश्यकता उत्पन्न होती है, सही है। भोजन तथा आवास सीमित होने के कारण जंतुओं से आपस में अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये गलत है। ये कौन कहे भाई? चार्ल्स डार्विन कहे। यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। आंसर मिल गया तो नीचे जाना ही नहीं है। नीचे वाला भी चार्ल्स डार्विन का कहना है। प्राकृतिक चयन सिद्धांत को स्थापित करने में किस वैज्ञानिक का योगदान है? देखो, ये तीनों के तीनों वैज्ञानिक जो है ये प्राकृतिक सिद्धांत से ही संबंधित है। सबसे पहले डार्विन दिए, इनके एथी को रसेल वैलेस ने और स्पेंसर ने सपोर्ट किया था। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? सब। मेढक, घोड़ा और मानव के अग्रपाद और पश्चपाद किस प्रकार के अंग हैं? तो ये क्या है भाई? होमोलोगस। क्या है? उत्पत्ति समान और कार्य क्या है? अलग अलग है। तो ये होमोलोगस अंग है। समरूप क्या हो गया? मनुष्य के ये पक्षी के पंख और तितली के पंख, उत्पत्ति समान है, उत्पत्ति अलग अलग है, कार्य समान है। अवशेषी अंग का मतलब हो गया हमारे शरीर में उस अंग का कोई काम नहीं है, अवशेष के रूप में पड़ा हुआ, जैसे अपेंडिक्स और नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन नाक में, आंख में होता है। ये अवशेषी अंग है। लेमार्क के प्रसिद्ध पुस्तक फिलोसफी जूलॉजी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? आपको बताए थे 1809 ईस्वी में। तो 1809 है। और 1859 में चार्ल्स डार्विन का पुस्तक प्रकाशित हुआ। कौन? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय, पूरा पुस्तक का नाम है नेचुरल सिलेक्शन। हम लोग आधे पढ़ते हैं। इसका हिंदी हो गया प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास। पूरा पुस्तक का नाम है
प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का क्या है, विकास है। तो ये पूरा पुस्तक का नाम है, ठीक है। चला, क्वेश्चन में ज्यादा ये नहीं है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ कौन लिखे हैं? द ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखे आई ओपरिन, चार्ल्स डार्विन लिखे, अभी लिखे ओरिजिन ऑफ लाइफ। बाय नेचुरल सिलेक्शन लेमार्क लिखे फिलोसफी जूलॉजिक, फिलोसोफिक जूलॉजिक। और ह्यूगो डी ब्रिज दिए हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए, ठीक है। प्राकृतिक योग्यतम तथा अनुकूलन विभिन्नता वाले जीव को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नताओं वाले जीवों को नष्ट कर देती है। यह कथन किसका है? तो यह डार्विन का है। किसका है? तो डार्विन का है। मनुष्य का सबसे पुराना पूर्वज कौन है? तो मनुष्य का पुराना पूर्वज कौन है? रामापिथेकस। रामापिथेकस में परिवर्तन हुआ, शिवापिथेकस, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, निएंडरथल, तब होमो सेपियंस, ठीक है। तो सबसे पुराना क्या है? रामापिथेकस है। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग का मतलब होता है यह अंग हमारे शरीर में विराजमान है लेकिन वह फंक्शन में नहीं है, काम में नहीं है, तो वैसे अंग को हम लोग बोलते हैं अवशेषी अंग। तो आत्म परिथेशिका जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, सही है। नेक्टिटेटिक झिल्ली ये आंख में होती है, बाह्य कंठ पेशियां ये भी है। तो ये अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है भाई? बड़ी आंत से। किससे जुड़ा होता है? बड़ी आंत से। तो इनमें से सब आंसर होगा। क्या होगा? सब होगा, ठीक है। अब देखो, चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत बताते हैं। सबसे पहले हो गया, आप लिख लो यहां पर, डार्विन का सिद्धांत। डार्विन का सिद्धांत कौन कौन हो गया? जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरा हो गया जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष 3 प्रकार के, अंतःजातीय संघर्ष, दूसरा हो गया अंतरा जातीय संघर्ष, तीसरा हो गया वातावरणीय संघर्ष, अगला हो गया योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन। और तीसरा हो गया नई जातियों की उत्पत्ति। तो ये चार्ल्स डार्विन का नियम है, इतना नियम है, ठीक है। अब आइए,
ये क्वेश्चन कर रहा है भोजन एवं आवास के लिए जंतुओं में आपस में किस प्रकार का संघर्ष होता है। तो भोजन और आवास के लिए संघर्ष कैसा होगा, अभी आपको लिखा है, अंतरा जातीय दूसरी जाति से, अंतर जातीय अपनी जाति से, पर्यावरण मतलब पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों से जीवन के लिए संघर्ष होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सब। अगला हो जाएगा एक ही प्रजातियों के बीच आपस में क्या होता है, तो अंतः प्रजनन, इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग होगा। एक ही स्पेसीज होगा तो अंतः प्रजनन नहीं होता है, बाह्य प्रजनन नहीं होता, ठीक है। तो अंतः प्रजनन हो जाएगा, अपनी ही जाति के बीच स्पेसीज हो। अंतर प्रजनन का मतलब हो गया कि दूसरी जाति से प्रजनन होगा, तो अंतर प्रजनन। तो एक ही प्रजातियों के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है, तो अंतः प्रजनन कहलाता है, ठीक है। जाति उद्भवन की संभावना किसमें नहीं होती है, यानी जाति की उत्पत्ति की संभावना किसमें नहीं होगी। तो जैसा ही लैंगिक प्रजनन होगा तो जाति की उत्पत्ति होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये तो सही है। किसमें नहीं होगा, तो अलैंगिक जनन में जाति उत्पन्न नहीं होगी और स्वपरागन में भी उत्पन्न नहीं होगा, यानी बी और सी आंसर होगा, ठीक है। बी और सी आंसर होगा। स्वपरागन में नहीं होगा, पर परागन में नई जाति की उत्पत्ति होगी, स्वपरागन में तो सेम होगा, ठीक है। इनमें से कौन जीवाश्म की आयु की गणना की आधुनिक विधि है, रेडियो कार्बन, रेडियो डेटिंग, इसमें कुछ नहीं करना है। आधुनिक विधि नहीं है। इसमें से कौन जीवाश्म की आयु की गणना की आधुनिक विधि नहीं है, तो ये समस्थानिक अनुपात के अध्ययन द्वारा, ये नहीं है। समान गुण वाले अन्य जीवों की आयु द्वारा ये है, और रेडियो कार्बन काल तो हिले है। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम सही है। सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले मछली, तब उभयचर, तब सरीसृप, तब पक्षी, तब स्तनधारी। तो यहाँ एगो गायब है, तो उभयचर से चलेंगे। तो सबसे पहले उभयचर, फिर सरीसृप, फिर पक्षी या स्तनधारी। अगर इससे पहले भी आप ले सकते हैं तो सबसे मछली भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो ए नंबर आंसर है। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है, तो विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है, बंदर है। और बंदर का एक लक्षण अभी भी विद्यमान है, जब हम सोएंगे तो हमारी हाथ की जो अंगुलियां ऐसे मुड़ जाती, कभी ऐसे नहीं रहेगी, ये मुड़ जाएगी। लगता है कि अभी भी हम पेड़ की डाली पकड़ के सोए हुए, ये अभी भी है हम में, कभी भी ये ऐसे सीधा नहीं रह सकता, ऐसे हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसी से हम लोग का, और यह बंदर जो है शाकाहारी है कि मांसाहारी, मांसाहारी है। इसको कैनाइन डेवलप होता है, छोटा छोटा कीट पकड़ के खाते रहता है, छिपकली को भी मार के खा जाता है। तो ये कंप्लीट और कंप्लीट मांसाहारी है, सर्वाहारी कह सकते हैं, फल उल सब खाते रहता है। ये मत समझिएगा ये बजरंग बली है तो नहीं खाते, ये औरों खाते हैं। जीवन की उत्पत्ति कहां से हुई है, अब देखो जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम किससे हुई है, तो जल से हुई है। और पृथ्वी पर पहला जीव जो है कौन है, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया पहला जीव है, आर्कीबैक्टीरिया ये पहला है, पहला जीव है। और दूसरा है, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो दूसरा जीव है ब्लू ग्रीन अलगी, इसी को बोलते हैं साइनो बैक्टीरिया, और इसका हिंदी हो गया
नील, हरित, शैवाल। क्या आंसर ये हो गया? दूसरा जीव है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, पहला आर्कीबैक्टीरिया। जिस समय ये जीव पृथ्वी पर आया उस समय वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन नहीं था। तो जब वायुमंडल में स्वतंत्र ऑक्सीजन नहीं था तो ये जो जीव है ये अनऑक्सी शोषण करते थे। अनऑक्सी का मतलब बिना ऑक्सीजन के शोषण करते थे। तो इनका बाई प्रोडक्ट क्या होगा? इथाइल अल्कोहल, पायरुविक एसिड। ठीक है, तो जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम किससे हुई है? जल से हुई है। अगला, निम्नलिखित में से केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। अब देखो कौन कौन? तो जिराफो अफ्रीके में, जेबरा भी अफ्रीके में, गोरिल्ला भी अफ्रीके में। तो तीनों के तीनों कहाँ पाए गए? अफ्रीका में ही। अफ्रीका महादेश, देश नहीं, और दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका महादेश में पाए जाते हैं। जिराफ तो वही का नेटिव है, सहारा के रेगिस्तान का जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो ये कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों की उत्पत्ति उनके द्वारा परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ? तो नई प्रजाति की उत्पत्ति कब होगा? तो उत्परिवर्तन के द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा। और यह सिद्धांत कौन दिए हैं? ह्यूगो डी ब्रिज। और प्राकृतिक चयन कौन दिए हैं? चार्ल्स डार्विन। तो ह्यूगो डी ब्रिज। निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है? अब देखो, कोई भी प्रजाति है तो उनका प्रजनन होगा तभी ना संख्या बढ़ेगी। अगर प्रजनन रुक जाएगा तो प्रजाति क्या होगी? विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी संख्या को, प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उसकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक कौन है? तो ये प्रजनन है। प्रजनन उसकी विलुप्तता को रोक, रिप्रोडक्शन जब तक नहीं होगा तो उसकी संख्या क्या होगी? अभी गौरैया, कौवा का ये टावर के रेडिएशन के कारण उनकी प्रजनन क्षमता घट गई है। तोता मैना नजर नहीं आते, गिद्ध खत्म हो गया। तब प्रजनन के कारण उनकी संख्या खत्म हो जा रही है, तो उनकी विलुप्तता को नहीं रोक पा रहा है क्योंकि प्रजनन की क्षमता कम हो गई है। अगला, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? विकास का सिद्धांत जो है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और चार्ल्स डिकेंस ये पुस्तक राइटर है। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो है क्या दिए हैं? सापेक्षता का सिद्धांत, यानी E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। हो गया। गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में, अब देखो आपको अभी बताएं कि जिस समय पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ उस समय प्राकृतिक में स्वतंत्र ऑक्सीजन नहीं था। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थे जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुई। तो कौन गैस नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। जब जीवन का विकास हुआ तब ऑक्सीजन नहीं था, ये बाद में ऑक्सीजन आया है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल के मिश्रण में कौन शामिल था? तो भाई H2 नहीं था और O2 भी नहीं था। तो यहाँ H2 है, यहाँ O2 है, यहाँ भी O2 है। तो ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। बी नंबर, हाइड्रोजन सल्फाइड थे, अमोनिया थे और मीथेन थे।
जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो जैव विविधता का आधारभूत स्रोत उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन का मतलब है जीवों में एकाएक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। और यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा। तो बच्चों, ये जेनेटिक्स और इवोल्यूशन उद्विकास का ये टॉपिक था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।